यादव जिंदाबाद 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 मेरे समाज के मसीहा जिंदाबाद 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 समाज के मसीहा जिंदाबाद 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 हसन लक्ष्मण यादव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 85% के मसीहा लक्ष्मण यादव जिंदाबाद जिंदाबाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जितने भी आनुषंगिक हिस्से हैं उन सब से आए हुए आप सभी लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। हालांकि जितना प्रेम आपने दिया है उसके लिए कोई धन्यवाद जैसा शब्द पर्याप्त नहीं है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन ये आप लोगों का प्रेम है। सबसे पहले तो मैं बस औपचारिकता निभा रहा हूँ यह कहने का कि आपने जो दिया है वो हम सहेज के ले जाएंगे। ये प्रेम, ये मोहब्बत, ये हौसला। और अचानक कार्यक्रम बना। पिछले दिनों मनोहर जी का ही मेरे पास फ़ोन आया था कि यहाँ इस पूरे परिसर और आसपास के जितने भी लोग हैं, खासकर ओबीसी संगठनों के लोग, उस हिस्से के लोग, वो लोग मंडल जयंती मनाना चाह रहे हैं 25 अगस्त को। और मैं बहुत खुश हुआ। असल में इस जगह का रिश्ता ऐसा है कि हम बचपन से इसके बारे में सुनते रहे। हमारे मामा जी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। वो लोग बहुत पहले से, मतलब मैं जब से होश संभाला तब से वो लोग यहाँ रह करके, तो शक्ति नगर, सिंगरौली, सोनभद्र, अनपरा, ये सब जिलों के जगहों के नाम बचपन से सुनते थे कि अच्छा वहाँ लोग कमाने गए हैं। और बहुत अभावों में सामान्य परिवार जो हम लोग का लगभग सबका वैसा ही होगा। और वहाँ से जब कोई शख्स यहाँ निकल के आता है तो असल में वो यहाँ पर कितनी मुश्किल से इतना जीवन जी करके बहुत बड़े हिस्से को पढ़ाना, लिखाना, परिवार संभालना, जैसे आप सब लोग करते होंगे वैसे ही हमारे लोगों ने किया। तो वो जुड़ाव, वो रिश्ता बना हुआ। लेकिन आया मैं पहली बार, और जब ये फोन आया इनका तो मुझे बहुत खुशी हुई। पहली खुशी इस बात की कि आज लगभग 4-5 साल हो गए, दक्षिण भारत के कुछ राज्य छोड़ दें और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ दें तो लगभग अब तक 20 राज्यों में तो मुझे बुलावा आ चुका, मैं जा चुका हूँ। कई अभी मैं 4-5 दिन पहले पंजाब से आया। तो पंजाब में जब मेरे पहले जितने लोग बोल रहे थे उनकी वो बातें नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि वो टिपिकल पंजाबी जो होती है उसमें बातचीत हो रही थी। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वो जब मैं खड़ा हुआ तो वो सारे लोग खुश होकर के सुनने लगे और मेरी बातों पर तालियां बजा रहे। इसका मतलब मेरी बात पहुँच रही हुआ। तो मुझे महसूस हुआ कि कई बार रिश्ता ऐसा बन जाता है, चाहे वो दर्द का रिश्ता हो या दवा का, भाषा बहुत मायने नहीं रख जाती है और लोगों तक अपनी बात पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं अचानक, कल मेरा एक कार्यक्रम गढ़वा जिले में एक जगह है किताब, वहाँ एक कार्यक्रम था। वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बड़ी सी प्रतिमा का अनावरण था। उसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा था। वहाँ लोग चाह रहे थे कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाएं और उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। लाठी चली, मुकदमा हुआ, और जो कि जमीन उनकी अपनी थी। ऐसा नहीं था कि सरकारी जमीन पर कोई मंदिर बना रहे हो तो हवन कराना था, वो अपनी जमीन थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर इतना सब कुछ हुआ। तो जब मूर्ति लग गई तो उन्होंने बहुत बड़ी रैली की, मतलब तकरीबन 20-25 हज़ार लोग थे वहाँ।
और वहाँ से जब लौट रहा था, यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, हमने इनसे कहा कि भाई देखिए हम माफ़ी मांगने आ रहे हैं कि 25 अगस्त को हम नहीं आ पा रहे, हमें उस दिन बिहार में जाना है जहाँ मंडल साहब का अपना जो कार्यक्षेत्र रहा है मधेपुरा और कोसी का इलाका, वहाँ पहले से बहुत पहले कार्यक्रम बन गया था, तो वहाँ जाना था। तो हमने इनसे कहा कि भाई हम आपसे मिलने आ रहे हैं और थोड़ा मामा जी का घर है, हमने सोचा कि लोगों से मिलेंगे। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात में 10 बजे बहादुर जी बैठे हुए हैं और इनके तमाम साथी लोग, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वक्त लग जाएगा। और ये दृश्य बहुत मेरे लिए भावुक करने वाला है कि लोग घंटों खड़े रह करके और वहाँ रास्ते पर स्वागत किए, और आज आप लोग आए हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को कभी पता नहीं था कि हम लोगों में कोई ऐसी बात है कि लोग जिसे हम नहीं जानते, हम शायद अधिकांश लोगों से पहली बार मिले, हम नहीं जानते कौन क्या कैसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके मन में अगर मेरे लिए ये सम्मान थोड़ा बहुत है तो इसका श्रेय मैं अपने घर वालों को और उससे ज़्यादा अपने वैचारिक महापुरुषों देना चाहूँगा। उनकी वजह से हमें यह सब मिल रहा है। सर आपका एक भी वीडियो नहीं छूटता है सर। अब इसमें करना ये है कि आज आपसे मिलने का मकसद ये है, अब इतने वरिष्ठ लोग हैं आप लोग, अब मेरी जितनी उम्र होती है कई बार तो मैं जाके देखता हूँ उतनी उम्र तो लोगों ने संघर्षों में बिता दी होती है, और हम इतनी कम उम्र में किसी के सामने जाके क्या बोले। लेकिन फिर भी एक संकोच, एक हिचक के साथ कि जब भी ऐसा कोई दिन आता है तो मैं हिम्मत लेकर जाता हूँ, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप भी जान रहे हैं कि जो काम हम और आप कर रहे हैं वो सामान्य काम नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे मेरे लिए बाबा बनना बहुत आसान था, जितना अच्छा हम बोल लेते हैं वो बाबा से अच्छा ही बोल लेते हैं, और उसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो ये कहता है पूरे देश में घूम करके कि हमें 1 साल बाद भारत का संविधान बदल देना है। साफ तौर पर बोलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं अपने मामा के घर अभी गया, और ये मैं एक जगह गया इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ, पारिवारिक नहीं बनाना चाहता इस माहौल को, और मैं जानता हूँ कि उस स्थिति से भी बुरी स्थिति में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये जितनी बस्तियाँ इस पूरे इलाके के आसपास की जो सबसे खराब जगहें होंगी, जहाँ सड़क नहीं होगी, पानी नहीं होगा, उसमें आप अगर यहाँ पे जाति जनगणना करवा लीजिए तो 90% से ज़्यादा लोग हमारे लोग हैं। वो सब जो मजदूरी कर रहे हैं, जो इतनी बुरी स्थिति में रहने को मजबूर हैं, तो ये बंटवारा है इस देश और समाज में। और इसी में जो बहुत बड़ी कॉलोनी बनी होगी, जो बहुत चमचमाती टाइल्स लगी हैं, जहाँ आप लोगों ने ठहराया है, ऑफिसर्स क्वार्टर है बहुत सारे, उनमें हमारे लोग अभी 10-15% पहुँच रहे हैं, वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। यही बंटवारा हम जैसे लोगों को बेचैन है। मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड थे, उनकी बात उनके गांव वाले नहीं समझ पाए बहुत समय तक, और हमारी बात भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब आप जैसे लोगों के बीच में आए हैं, मिले हैं, तो ये बात समझ में आ रही है कि अब ये बात लोगों तक पहुँच गई। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि पुराने लोग हैं, अभी और लोगों से बात हो रही थी, आज से 25-30 साल पहले मुझे नहीं लग रहा कि इस परिसर में ऐसे किसी जगह पर कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा और किसी ऐसे व्यक्ति का स्वागत यहाँ पर हुआ। ये शायद पहली बार या 2-4 बार हुआ होगा, पहली बार हुआ है। बहुत कुछ बदल रहा है और इसके लिए हम आपको बधाई दें, बहुत बधाई दें। और दूसरी बधाई इस बात की कि इस जगह के तमाम SC/ST संगठन के भी लोग आए हुए हैं जिन्होंने हमारा स्वागत किया, बहुत सारे लोग हैं। और SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने चूंकि इतना सहा है हजारों साल से, और हम लोग भी गांव करके ही लोग हैं, अपने अपने गांव मोहल्ले में जाके देखें, हम लोग थोड़े समझदार हो गए तो थोड़ी सी बात थोड़ी सी समझ में आई, लेकिन आज भी वहाँ जा कर के समझ में आ जाता है कि कौन सी जाति पर कैसा व्यवहार होता है। वही कड़वी सच्चाई, कई बार हमसे भी वो दुर्व्यवहार हो जाता है, हमें भी लगता है कि हमारी जाति ये है और ये तो यही है, तो बहुत कुछ अभी इलाज बाकी है। लेकिन फिर भी जिस पूरे समाज को इतना सहना पड़ा, उनकी बस्ती आज भी इस देश की सबसे खराब बस्तियां अगर आप खोजिए, और मैं घूम के गया हूँ, चाहे वो मुंबई की वो जो चाल है जो सबसे बड़ी धारावी है, उसका भी आप सर्वे करा लीजिए, 90% हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं। जितनी झुग्गी झोपड़ी है उसमें हमारे लोग रह रहे हैं,
और महलों में भी रह रहे हैं, ये भी बात सही। ऐसा भी नहीं कि केवल झुग्गी में रह रहे हैं। अब बहुत सारी, मैं बिहार गया और छत्तीसगढ़, एक घर ऐसा था, वो शख्स बहुत परेशान हुए कि हम आपको अपना घर दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा रहने दीजिए, समय नहीं, लेकिन बहुत जिद किया एकदम। तो हमने कहा कि अच्छा चलते हैं, और मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं आपको घर देख के क्या करूँगा। और मैं यहाँ पर वो बात कहना चाह रहा हूँ, उनका घर किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी बड़ा अच्छा। उन्होंने अपने सेंटर हॉल के ऊपर जो झूमर लगी थी उसको दिखाते हुए कहा कि ये 2 करोड़ की झूमर है जो चाइना से मंगवाई है। तो मैं थोड़ा बेचैन हुआ कि मैंने कहा कि आप इसको क्यों दिखा रहे हैं मुझे। इस देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोटी नहीं मिल रही होगी, वो भी हमारे और आपके समाज में। उस आदमी ने हमसे एक बात कही कि आप देश भर में जहाँ जाइए ना, वहाँ बताइएगा कि अब इस देश का दलित ऐसा नहीं है, अब 2 करोड़ के झूमर वाले घर में भी रहता है। और ये कहने का मकसद ये था कि अगर हिम्मत और हौसला मिल जाए, आपस में लोगों का साथ मिल जाए, तो हम लोग तो अभी एक बात इतिहास में समझ पाए कि हमारे सारी कम्युनिटी जितने लोग बैठे हैं, ये सब तो इस देश के शासक लोग रहे हैं, और आज बस उनका हक अधिकार छीना गया है। किन लोगों द्वारा? जो पहले से छीनते आ। तो मैं जब लोगों के बीच जाता हूं तो बस यही 1-2 बात कहता हूं। ये बात ठीक है कि इस देश में आज भी सबसे ज़्यादा गरीब, कमज़ोर, मजलूम, शोषित हमारे लोग हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जितने भी अब हमारे लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, उतनी तेज़ी से उनके संगठन बन रहे हैं, वो एकजुट हो रहे हैं और मजबूती से अपना दावा भी कर रहे हैं। आज आपके कार्यक्रम को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पुराने लोग गवाही देंगे, आज से 15-20 साल पहले आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। मेरे जैसा आदमी जो इतना बोलता हो, आप इस कैंपस में सामान्य ढंग से घूम नहीं पाते, और आज आपने इस कैंपस में पूरा घुमाया है शान और शौकत से। अगली बार आएंगे, हमारा एक वादा है कि अभी 25 अगस्त को नहीं, लेकिन अगले किसी कार्यक्रम में जरूर आएंगे, और तब और शान से कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी गलत रास्ते पर थोड़े, हम किसी का घर द्वार कब्जा करने के लिए तो नहीं, न किसी से अवैध चंदा वसूली का काम करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अन्याय न हो, हमारी मेरिट, हमारा हुनर हमें पता है, उस हुनर और उसका जो जगह चाहिए वो उतनी जगह मिल जाए। आपके हिस्से का आप रखिए, हमारे हिस्से का हम रखेंगे। अगर इस कोल माइन पूरे इलाके में, बहादुर जी बैठे हुए हैं, कल रात में उन लोगों से बहुत सारी बात हुई थी और बहुत वरिष्ठ लोग हैं, कई बातें, बैकलॉग की वैकेंसी वाली बात मैंने आपसे निवेदन भी किया। हम जैसे लोगों को आपने ताकत दी है। मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ ना सर, सही बात बताऊँ, आपके यहाँ पता नहीं जातिवाद कैसा है, मैं नहीं जानता, बस यही मैं चाह रहा था कि आप बोलिए। मैं यही चाह रहा था कि कोई ये ना कहे कि नहीं ना आप जाति से ऊपर, हम तो एक धर्म के लोग हैं। मैं समझ रहा हूँ, अरे आपके यहाँ तो गनीमत है, हमारे घर वाले तो पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम यूनिवर्सिटी टॉप की, और ये बात क्यों बोलते हैं? ये नहीं दिखाने के लिए कि मैं बहुत काबिल हूँ, ये बताने के लिए कि जब हम अपने हुनर से यूनिवर्सिटी टॉप किए तो हमारा सबसे चहेता प्रोफेसर हमारे सामने बुदबुदाता हुआ गया कि अब अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ के यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या? इसलिए ये किस्सा सुना, और ये बात मुझे याद रहती है। मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसी सोच वाले बहुत सारे लोग बने, वो व्यक्ति नहीं सोच। तब मैं ये देखा कि ये तो हमारा गुरु था, ये हमारा शिक्षक था, और ये शिक्षक बनने के पहले जातिवादी था, नहीं तो वो मेरी जाति देखकर ये कमेंट कभी नहीं करते। और बहुत सारे यादव जी लोग यहाँ भी बैठे होंगे, उनको भी मैं ये किस्सा इसलिए सुनाता हूँ कि बहुत गुमान में नहीं रहना चाहिए कि हमारी आबादी थोड़ी ज़्यादा है या हम ताकतवर ज़्यादा हैं तो हमें कोई कैसे करा लेगा। अब ये समाजवादी पार्टी की अभी सरकार नहीं है, पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक किस्सा जरूर सुनाता हूँ। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे रामनरेश यादव, उसी समय बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जो नाई जाति के, जनता पार्टी से नाई जाति के थे, इस बात को समझिए, और रामनरेश यादव। और दिल्ली में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो देश चला रहे थे, उन्होंने 2 मुख्यमंत्री जो चुने हुए मुख्यमंत्री थे उनके लिए गालियों भरे नारे लिखे थे, कर कर पूरी, कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ।
दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। अगर इसका मतलब ये जातियों में कोई इतना गौरव वो होता तो इसका बदला उसी से ले लिए होते। तो वह हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? वो सब छोड़िए, मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का घर गंगा जल से धुलवा दिया। आज तक कोई सब्बुगाहट ऐसी नहीं है। समाज को भी लगता है कि जाए तो हम यह अहीं तक का करें। ये मैं केवल इसलिए बताता हूँ कि इस गुमान में कभी नहीं रहना चाहिए कि मेरी जाति बड़ी है या ताकतवर है तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अन्याय एक मानसिकता है। कल वो दलित के साथ हुआ था, कमजोर के साथ हुआ था तो शायद हमको पता ही नहीं चला। अब हमारे पे हो रहा है तो हमको पता चल रहा है। तो ये जो आज की बैठक है, और मैं कोई भाषण नहीं देकर के बस अपनी बात साझा कर रहा हूँ, आपसे ये सीख के गया हूँ। एक बात के लिए और बधाई दूंगा कि SC/ST कम्युनिटी के लोग तो संगठन बनाकर लड़ ले रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इतना अन्याय हुआ था कि वो एकजुट हो गए। न एकजुट होते तो कोई मिलता भी नहीं। और उनको अपने आइकॉन भी पता है, बाबा साहब अम्बेडकर। लड़ने तो नहीं ना दिया जा रहा, हाँ वो करेंगे। अरे आप लड़ना चाह रहे हैं, यही कम है क्या? आज नहीं लड़ने दिया जा रहा है, आप लड़ते रहिए, छोड़िएगा मत लड़ाई। अच्छा, बाबा साहब को लड़ने दिया क्या? अब भूले साहब को, जब उनको नहीं लड़ने दिया तो हम लोग उनसे बड़े तो नहीं थे। और बाबा साहब के सामने तो उन्हीं की जाति के लोगों की रैली करवाई थी। आप इतिहास पढ़िएगा, 1932 में पूना पैक्ट के आसपास जब लोगों के समझ में आ गया कि बहुत बड़ा नेता है, इसकी आवाज़ दबा नहीं सकते, तो उन्हीं की जाति के लोगों की रैली आगरा में करवाई थी। और उन्हीं की जाति के लोग खड़े होकर कह रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदमी नहीं। ये भी झेलना पड़ा उनको। ये आज भी नहीं होगा, जब उनके समय था तो आज भी बदल थोड़ा गया। अभी अच्छा दिन हमारे लिए नहीं आया, बिल्कुल। अभी वो बाबाओं के लिए आया है, और जो कारपोरेट कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए आया। मेरी गुजारिश ये है कि बहुत बुरा दिन उन लोगों ने देखा, हम लोग थोड़ा उससे कारवां आगे बढ़ा चुके हैं। तो थोड़ी एकजुटता जो बन रही है, और OBC समाज के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर और इनका किस्सा क्यों सुना रहा था? मैं केवल इसलिए सुना रहा था कि आज की तारीख में इस देश में सबसे ज़्यादा अगर हकमारी किसी की हो रही है तो OBC कम्युनिटी है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा, इसके अधिकार चाहिए सबसे ज़्यादा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और हमने क्या किया सर, हमने यही बात तो वीडियो बना के बोलना शुरू कर दिया। इतना तो किया था हमने मंडल कमीशन की 40, और क्योंकि हम लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बहादुर जी किस्सा सुनाए, मैं वही बता रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र था। हमारी यूनिवर्सिटी में 2 चौराहा है। एक चौराहे का नाम रखा गया था क्रांति चौक, और उस क्रांति चौक पे क्या हो रहा था कि जो मंडल आंदोलन चल रहा था, और मंडल आंदोलन में एक एकजुटता बनी थी। एक तरफ समाजवादी आंदोलन के लोग थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव हो, और दूसरी तरफ विचारधारा की एकजुटता थी, जिसमें मान्यवर कांशीराम थे, रामविलास पासवान थे। सब लोग मंडल कमीशन लागू करो के लिए आंदोलन कर रहे थे। और विश्वविद्यालय में सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वहाँ प्रोफेसर होते हैं, देश दुनिया का नॉलेज है, तो उस आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ लिए तो जाति से ऊपर उठ जाओ भाई, आप तो पढ़े लिखे हो। अनपढ़ आदमी जातिवाद करे तो समझ में आता है, अनपढ़ आदमी पाखंड करे तो समझ में आता है। पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी के लोगों ने इतना जातिवाद किया कि अपनी यूनिवर्सिटी को आरक्षण विरोधी आंदोलन का अड्डा बना दिया। मारा दौड़ा प्रोफेसर और जो शोधार्थी थे, जो बोलता था उसको मारते थे। तो आपके यहाँ अगर ये अन्याय हो रहा है तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो ठीक है, मैं कोई हुनर के लिहाज से कमतर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो जातिवादी है, और वो नेक्सस बनाए रहते हैं। उनका बलात्कारी भी अगर होगा ना तो उसके फेवर में भी सब खड़े हो जाएंगे, उसको बचा लेते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा किसी का जो है दाएं बाएं हो जाए कि देखा उनकर एक माला कम पहना हुआ दिए, उनका फोटो ज़्यादा आ गया, हमारे कम आ गए, इतने हमारे यहाँ 2 संगठन बन जाएंगे। तो ठीक है, कई बार ये भी गड़बड़ होता है। मैं कल भी कह रहा था, सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। जिसको कभी नेतृत्व नहीं मिला, संगठन नहीं बना, अगर वो दूर संगठन बना लिया तो घबराइए मत। कई बार आपस में भी टकराएगा, 4 बर्तन एक जगह रहे तो टकराता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग, वहाँ भी टकराहट कभी आपको देखेगा। अरे टकराहट तो इतनी है कि कहीं वाल्मीकि के यहाँ जाटव की शादी नहीं होती, और सब बाबा साहब को दोनों मानते हैं। मीणा और गढ़ मीणा, गोंड और उनकी कोई एकजुटता ऐसी नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब जब कहते हैं तो सब एकजुट है। तो जयपाल सिंह मुंडा एकजुट नहीं कर पाए, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कर पाए, लोहिया नहीं कर पाए, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए इससे नहीं घबराना है कि कोई आपस में हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। जैसे कल इन्होंने एक बड़ा रोचक बात बताई, मैं यहाँ उसको कहना भी चाह रहा हूँ
कि अगर मध्य प्रदेश में आरक्षण 14% है ओबीसी का, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण अपना है 35% शायद दोनों मिलाकर, और 35 और 14 मिलाकर के ये 50 के नीचे रहता है। अगर ओबीसी महासभा बहुत शानदार काम कर रही है। पहली बार तो ओबीसी की तमाम जातियां एकजुट हुई, भले ही अभी कम हुई, लेकिन पाल, प्रजापति, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, यादव, कश्यप, निषाद, बहुत सारी जातियां अब एकजुट होकर के वैचारिक रास्ता दिखा रही हैं। और ओबीसी महासभा ने एक बड़ा आंदोलन किया। मैं गया था उस आंदोलन में, ग्वालियर में भी गया, इंदौर में भी गया, और उन्होंने ये दबाव बनाया। तो पिछली बार आधे अधूरे मन से जो आप कह रहे थे कल कि अध्यादेश लाना था तो विधेयक से काम कर रहे थे, वो दबाव तो बन गया ना, विधेयक तक आए, वो एक धक्का और देने की बात है। अगर 14% आरक्षण को बढ़ा के 27 करने की मांग अगर कर रहे हैं, तो एक चीज धीरे धीरे अपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बीच ये जानी है कि ये जो 14 से 28 होगा, 27, ये आपका छीन के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्च 2023 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की 40 अपील दायर हुई थी। अभी तो इस देश में आप इतने से समझ लीजिए कि आपको ओबीसी में मंडल कमीशन कह रहा है 52% आबादी का 52% आरक्षण हो, और हम लोग नहीं ले पाए, जिसकी आबादी 60% है। और जो अपर कास्ट के लोग 14-15% भी नहीं है, उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले लिया। और जिस राज्य में 10% आबादी भी नहीं, वहां भी वो लागू करवा रहा है, और देश के बहुत सारे राज्यों में लागू हो गया। अब बताइए, अब इससे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा? आरक्षण कहीं भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करके उन्होंने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया। भाई, गरीबी दूर करने के लिए तो बहुत सारी योजना चल रही है। इसका मतलब ये कि उनके पास आज भी बहुत ताकत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ 44 अपील याचिका दायर हुई थी। सर, मैं इतिहास आपको और बता दूं, मंडल कमीशन के विरोध में 4 या 6 अपील थी। जब मंडल लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में 4 या 6 अपील गई थी कि इसको रोका जाए। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ 44 अपील गई थी। 2 साल हो गया, ईडब्ल्यूएस पर अपील पर सुनवाई नहीं हुई, और मंडल पर तुरंत जो है संविधान पीठ बन गई 9 जजेस की बेंच इंदिरा साहनी मामले में। तो हमारे हक के खिलाफ तो पहले से ही बैठे हुए हैं, और हमारे हक में ही तो शुक्रिया अदा करेंगे हम बीपी मंडल साहब को, यहीं से अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको नमन भी करते हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम भी करते हैं कि बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट ऐसी तैयार की थी, क्योंकि अपील ये की गई थी कि पिछड़ापन का आधार जाति नहीं होती, गरीबी होती। मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट में इतना बढ़िया तर्क दिया और कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये जो पिछड़ापन है ना, ये गरीबी के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर। इसलिए ओबीसी को आरक्षण गरीबी के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। और 3743 जातियों को एक लिस्ट में बंद किया गया, और उन जातियों का आरक्षण मिल रहा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसके नाम पर मिल रहा है? गरीबी के नाम पर। और हम लोग क्यों कहते हैं कि वो सवर्ण कोटा, सुदामा कोटा उसको कहते हैं, क्योंकि किसी भी गैर सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलता। अच्छा, एक बात बताइए, ओबीसी का अन्याय में एक और बता दूं, आपके क्रीमी लेयर उसी इंदिरा साहनी जजमेंट में आ गई। एक तो पता ही नहीं चला क्रीम कहाँ मिली, लेकिन हम लोग की क्रीमी लेयर बन गई। ये सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। जो आज भी इस देश में सबसे ज्यादा क्रीम लिए हुआ है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आई है। आपके खदान का सबसे बड़ा ठेका भी उन्हीं के पास है, सबसे बड़ा ठेका वही लोग चला रहे हैं। अभी रास्ते में मनोहर साहब से एक बात हो रही थी, ये वही बात कह रहे थे कि भाई पूंजी उनके पास, नेक्सस उनके पास, उनका रिश्ता बना हुआ है, और पेपर ऊपर दाएं बाएं होकर के हमारे लोगों में क्या है, अगर मान लीजिए एक अधिकारी ओबीसी का या एससी का एक अधिकारी अपने किसी व्यक्ति की मदद कर दे, तो दूसरे को पता चल जाएगा, तो वही ओबीसी जाकर उसकी शिकायत कर देगा। सही बात। अभी हम लोग को सीखना है कि अपने लोगों को मदद भी कैसे करें। वो एक शेर बड़ा अच्छा है सर, मैं उसको हर जगह बोलता हूँ कि हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। भाई अपना ही आदमी है, उससे आपकी जंग है, वो आप उसी से जीतने के लिए कर रहे हो। और दुश्मन बड़ा तमाशा देख रहा हो। बंदर वाली कहानी सर, 2 बिल्ली लड़ने लगी,
ये रोटी बराबर नहीं बट रही, बंदर आया कहा हम बांटते हैं। तो तराजू लेकर, बचपन में सब लोग सुने हो, तराजू पे तौलने लगा, जिधर रोटी ज़्यादा थी उधर से तोड़ के खा लेता था, फिर इधर ज़्यादा होती थी इधर तोड़ के खा लेता, फिर इधर ज़्यादा हुई इधर तोड़ के खा लेता, और दोनों बिल्लियाँ चुपचाप देख रही। और अंत में दोनों तरफ की रोटी खा गया और उसके बाद कहा देखो अब तराजू बराबर है, तुम भी भूखे ये भी भूखा, ये न्याय हो गया। एससी और ओबीसी के साथ यही न्याय होगा। तो मैं बस अब बहुत समय नहीं लूँगा, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको संगठन बनाने, संगठन चलाने और लोगों को एकजुट रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ शायद इसका मकसद भी यही है कि हमें थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत है, और जो भी व्यक्ति काम करे उनके साथ खड़े हो जाए। मुझे लगता है कि तभी बचाएंगे। और इतना बड़ा स्पेस खाली है, उसी मंडल विरोधी आंदोलन के केंद्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय था। अब एक और बात बता दें, ये भी सीख ही है, मैं क्या बताऊं, अनुभव है। हम लोग जब खड़े हुए वहाँ लड़ने, 13 पॉइंट रोस्टर जब आया था, उन्होंने ऐसा रोस्टर बना दिया कि प्रोफेसर में ओबीसी एससी एसटी बन ही नहीं सकते, और मैं एडॉप्ट था। अभी मैं टेम्परेरी प्रोफेसर हूँ, ये तो आप लोग लिख देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मेरा वाइस चांसलर मुझसे चढ़ता है, नौकरी देने की बात आई तो कहा इसको छोड़कर किसी को दे देंगे नौकरी, इसको नहीं देंगे। अब नौकरी दे न दे इतना सम्मान मिल रहा है, उनके किसी प्रोफेसर को इतना सम्मान नहीं मिल रहा। तो आज भी मैं टेम्परेरी नौकरी में हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँ। ये तो आप लोग जितना सम्मान करते हैं इससे वो डरते हैं सब कि इसको मत छेड़ना, इसके पीछे बहुत बड़ा समाज खड़ा है। अब मैं कई बार भरोसा नहीं करता था कि वाकई मेरे पीछे कोई खड़ा भी है कि नहीं है। 3-4 मुकदमा हुआ, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आगे मत बताइएगा। 3-4 मुकदमा हुआ, मैं वकील खोजने लगा, ढंग से कोई वकालत के लिए नहीं बनी, लेकिन मिले अपने समाज के लोग, फिर खड़े हो गए। लेकिन आज पता है ना, वो तालाब में पत्थर फेंक के देखता है तरंग कितने उठ रहे हैं। मेरे ऊपर इतना सब कुछ किया, लेकिन उसको ये लगा कि इसके पीछे लोग खड़े हैं। और आप जैसे लोग जब खड़े होते हैं तो इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम गलत नहीं है तो हम उनके सामने झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तुम गलत हो ये बात डंके चोट पे कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत होकर के भी ऐसा झूठ बोलता है तो हम सही होके भी डरे रहते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि 12 अगर यहाँ पर हिस्से आपके पूरे यूनिट है, 12 यूनिट, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 12 यूनिट बनी हुई है और 12 यूनिट के लोग हैं पूरे कोल इंडिया में, पूरे कोल इंडिया। और हाँ, कल ये बता रहे थे कि पूरे देश में जहाँ कोल इंडिया का पूरा वो है, पूरे जगह सब जगह। तो जो ओबीसी संगठन बना है मैं उसको अलग से बधाई दूंगा। जरूरत अगर आपकी बैठक में देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग भी बैठे हैं तो इसका मतलब भाईचारा तो यहाँ बना हुआ है। हम एक है, उनके कार्यक्रम में हम जाएंगे, हमारे कार्यक्रम में वो आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं मुझे आज भी सबसे ज्यादा सम्मान इस देश के अम्बेडकराइट लोगों ने दिया। अब धीरे धीरे ओबीसी समाज के लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा यादव महासभा कार्यक्रम होता है, मैं वो भी बता दूं। मैं किसी जाति वाले कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे लगता है कि मेरी जाति मजबूत है तो उसका बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर लोगे। मैंने कभी निषाद महासभा क्यों नहीं देखी, मैंने कोई पाल महासभा क्यों नहीं देखी। और छोटी जातियां कहाँ है, कुर्मी, बहुत सारी जातियां, उनकी महासभा नहीं है क्योंकि उनकी संख्या कम है। जिसकी संख्या ज़्यादा है, कुर्मी महासभा मिलेगी, आहिर महासभा मिलेगी और कुशवाहा महासभा मिलेगी, और उन सब के कार्यक्रम में गया हूँ। लेकिन जो जिसकी संख्या कम है उसकी कौन बात करेगा। और मुझे इसलिए खुशी हुई कि आपने अपनी जाति के नाम पर संगठन नहीं बनाया, आपने ओबीसी का नाम लिया है, और इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने पूरी यूनिटी बनाई। बहुत बड़ा काम है। और जितना ओबीसी जिस दिन ताकतवर हो जाएगा, 1 लाख का बैकलॉग तो इन्होंने बहादुर जी ने बोला कल, और बड़ा अच्छा किस्सा इन्होंने बताया कि आंकड़ा वो सब कहते हैं गलत है, तो हम 1 लाख इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर तुम सही आंकड़ा बताते हो तो बता दो गलत है। एक भाई आप बता दो। वो बिरबल और अकबर का किस्सा है सर, बहुत जरूरी है। उस किस्से में जो है, कई बार बिरबल अगर मान लीजिए ताकतवर था तो उसके दरबार के लोग भी तो जलते थे, जैसे हमारे यहाँ जलते हैं। अच्छा, इसका नाम ज्यादा हो रहा है, इसकी कमियां ढूंढा जाए, बड़ा नेता बन रहा है। उनकी तरफ कोई अगर मेरी तरह नेता होता ना तो उसको आज कहाँ पहुँचाए होते वो आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतने में ही खुश हूँ कि मेरा समाज मेरी बात सुन रहा है, ये बहुत है।
वहां पर क्या हुआ कि आपस में कोई मेघा तोलने वाला वहां पे नहीं है। हमारे यहाँ तो मेघा तोला जाता है इधर से उधर, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा कि आप मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और इसके लिए मैं आपका साथ दूंगा। और जहां भी बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस बात को कहेंगे, चाहे वो बैकलॉग का मसला हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट का मसला हो, चाहे वो माइंस के जो है प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट पिछली बार इसी सरकार यहाँ बनी थी ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट में भी रिजर्वेशन लागू किया था ना। आज रिजर्वेशन नहीं है, देखिए किसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो मैं इसमें पूरा मदद करूंगा। और ये आपने बहुत सही कहा, जैसे हम लोग भी कहते हैं ओबीसी 60%, तो हमारे जो अपर कास्ट बुद्धिजीवी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहाँ बैठ के कहते हैं कि ये जातिवाद कर रहा है। हमने कहा इसी पैनल पर अगर 5 ब्राह्मण एक साथ बैठे होते तो वो जातिवाद नहीं होता, और यहाँ एक यादव बैठ के तो जातिवाद कर रहा है, और तुरंत तो चुप होते और जानते हैं जो लड़ेगा उसको बदनाम में किया जाएगा। हमने कहा कि 60% ओबीसी है, तो उसने कहा आपके पास गलत आंकड़ा है, तो मैंने कहा आप सही आंकड़ा दिखा दो हमें, हम मान लेंगे, ऑफिशियल डेटा तो है ही नहीं। और इसलिए हम कह रहे हैं जाति जनगणना सबसे बड़ा सवाल है। कुछ बड़े मुद्दे आएंगे जिस पर आप लोग एकजुटता दिखाइएगा, जिसमें से जाति जनगणना का सवाल, जिसमें मंडल कमीशन की बाकी अनुशंसाओं को लागू करने का, और दूसरी रणनीति आपकी अपनी होती है जो आपके लोगों को जोड़ने के लिए आपके मुद्दों पर लड़ी जाती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का मसला हो, बैकलॉग का मसला हो, माइंस का मसला हो, और किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय भेदभाव का मसला हो। उसमें सब कुछ भूल करके अगर साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपका संगठन पूरा पर्याप्त काम कर रहा है। मैं वो अकबर बिरबल वाला किस्सा बता दूं बस, जब मैंने उससे कहा कि 60% ओबीसी है, तो वो कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो हमने कहा गिन के बता दो। तो बादशाह जब बिरबल को बहुत मानता था, तो उसके दरबारी लोग बार बार साजिश करते थे कि ये अगर हमारे 3 सवाल का जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं। तो पहला सवाल कि इस धरती का केंद्र कहाँ है, दूसरा सवाल आसमान में कितने तारे हैं, और तीसरा सवाल कि इस राज्य के सारे कौवा कहाँ चले। कौवा समझ रहे हैं? कौवा, हमारी तरफ कहावत है कि कौवा जिसके ऊपर मंडराने लगे वहाँ बुरा दिन आता है। तो पहले सवाल का जवाब मांगा गया, तो बिरबल के सामने बादशाह ने कहा भाई बाप जवाब दो। तो वो खड़े होकर दरबार के बीच में पैर रख के बोले इस धरती का केंद्र यहाँ है, ऐसे रख। तो दरबारी से बोले कैसे मान ले, तो कहा नाप लो, नाप लो। अब उसके बाद उसको समझ में आया कि नापेंगे कैसे। दूसरा बोला आसमान में कितने तारे हैं, तो कहा बादशाह की दाढ़ी में जितने बाल हैं। कहा ऐसे कैसे मान ले, कहा गिन लो। दोनों नहीं गिना जा सकता। और तीसरी बात जब उसने बोला कि इस राज्य के सारे कौवे कहाँ चले गए, तो उस समय उस दरबार में सबसे ज्यादा बैठा था ना घर का द्रोही, उसका घर जहाँ था कि वो सारे कौवे लखनऊ और दिल्ली चले गए। इसका मतलब पैगाम क्लियर था कि अब उधर पूरे। हम ये मानते हैं कि अगर हम एकजुट हो रहे हैं तो हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है, और अगर हम ओबीसी कम्युनिटी को भी एकजुट कर लें तो ये बहुत बधाई मैं दूंगा। आप 25 का बीपी मंडल साहब का कार्यक्रम करिए, उसका अगर कोई रिपोर्ट कुछ बनेगी तो मुझे भेजिएगा, मैं उसे शेयर करूंगा, लोगों को भेजूंगा कि ऐसी जगहों पर भी अब मंडल साहब को याद किया, बाबा साहब को याद किया जा रहा है। तो अगली बार जो भी कार्यक्रम हो, हम अभी से आपको उसकी सहमति देते हैं और हम जरूर आएंगे। और केवल हम नहीं, मेरे जैसे और भी लोग बहुत काम, हाँ बहुत सारे हमारे दोस्त, सारे लोग आएंगे। वो एक गाना है ना, हमें पता है कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोगों की भी अपनी एक टीम बनी हुई है, तो हम सारे लोग अपने दोस्त हैं। और अभी सुबह ही नीरज का फोन आया था, दरअसल हमारा बिहार में कार्यक्रम है, तो नीरज को हमने अभी बताया कि अगर आप खाली हो तो चले जाना वहाँ कोल इंडिया में, और बहुत प्यारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सोच के बताएंगे, मैं नंबर आपको दूंगा। तो हम लोग तो जरिया हैं सर, मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है। आपका सम्मान जो आपने हमें दिया है, आपने जो ये प्रेम मोहब्बत दी है, यही हमारी ताकत है, यही हीमोग्लोबिन है हमारा, इसी से हम बोलते हैं। और हमें लगता है कि अगर हम सही हैं तो फिर डरेंगे नहीं, और इसलिए इसे हम सहेज के ले जाएं। और हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सम्मान मेरे पद का नहीं, मेरे कद का नहीं, ये विचार का है। और आपका हमारा रिश्ता विचार का है। आपको लगा कि आपका एक वैचारिक व्यक्ति है तो हमारा और आपका रिश्ता बन गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खड़े होकर, निडर होकर के
इस कारवां को आगे बढ़ाते रहा जाए। वो हम लोग न पहले है ना आखिरी, और हम लोग को 30 मार खाने। वो बड़ा अच्छी लाइन है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो हम लोग बस एक पड़ाव है सर, हम लोग एक जरिया हैं। आपसे जो हिम्मत मिली है उसे आगे ले जाएंगे, फिर आपके बीच में आएंगे। और अभी मैं चाहूँगा कि मैं तुरंत निकलूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद। लखन यादव जिंदाबाद, लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, लक्ष्मण यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मण यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।